हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस 2.0 विमलेश सर के चैनल पर। देखिए बच्चा, आज इस चैनल पे आपको जो वीडियो लेकर आने वाले हैं हम वो सारे एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज आपको कराने वाले हैं जो फिजिक्स के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास टेंथ में आपको चैप्टर नंबर पहला जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज उसके हम आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं। क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के, किसके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के आपको हम इम्पॉर्टेंट सारे एमसीक्यूज कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ये करेंगे। एमसीक्यूज करने के लिए आपको थ्योरी रीड करनी पड़ेगी, जा करके आप लेक्चर दे करके यूट्यूब चैनल से जो पहले की वीडियो पढ़े हुए हैं उसे देख कर आए। अदरवाइज आपको अगर थोड़ी थोड़ी बेसिक है, रिवीजन आपका नहीं हुआ है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सारे के सारे एमसीक्यूज पर उन जिन टॉपिकों के हम बात करेंगे, जो टॉपिक पर एमसीक्यूज हैं, उन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा पहला बेटा जो एमसीक्यूज है, क्लास टेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड लेवल का नया पैटर्न आया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पैटर्न पूछे जाएंगे, उसी के बेसिस पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। बहुत ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वोल्टेज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बेटा वोल्टेज की बात हुई, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वोल्टेज हमारा होता है V इज इक्वल टू W/Q। कितना होता है? V इज इक्वल टू W/Q। क्या इस फॉर्मूले से, जो आपको मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ और इसमें दिया है, तो फिर आपको ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहले वर्डन अपॉन चार्ज इंटू करंट इंटू टाइम है, दूसरा वर्डन इंटू चार्ज है, ये वर्डन इंटू चार्ज है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम इसकी बात करें, वर्डन चार्ज इंटू टाइम, ये भी रॉन्ग है। तीसरे की बात करें, वर्डन इंटू टाइम इंटू चार्ज है, इसके लिए फिर क्या करें? आपने पढ़ा है कि आपका आई इज इक्वल टू कितना होता है? आई इज इक्वल टू होता है Q/T। कितना होता है? आई इज इक्वल टू Q/T। तो आपको पता है यहाँ से Q निकालें, कितना हो जाएगा बेटा? Q हो जाएगा I इंटू टी। तो क्या इस फॉर्मूले में V इज इक्वल टू W अपॉन Q की जगह I इंटू टी रख दे बेटा? बिल्कुल रख दें। तो अगर आपने देखा, नया एक फॉर्मूला बन गया करंट इंटू टाइम के रिलेशन पर, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्डन अपॉन करंट इंटू टाइम। अगर आप इस ऑप्शन को मैच करने जाएंगे तो आप देखेंगे आपका पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नोट करते चलेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा एमसीक्यू जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप समझ लीजिए, बोर्ड के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हो सके आप इसको मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए कि भैया ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब इसमें स्टार बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आफ्टर टॉकिंग, पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कह रहा है कि स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें कि वीआई ग्राफ बना रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस ग्राफ की बात कर रहा है? वीआई ग्राफ। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में, तो यहाँ पर वीआई ग्राफ की बात कर रहा है। कह रहा है 3 रेजिस्टेंसेस हैं और इनको आप कनेक्ट किया गया इस ग्राफिकल मेथड से। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले मैं इस एमसीक्यूज को करने के लिए आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कौन सा ग्राफ है? वीआई ग्राफ। जैसे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसी तरीके से वी एक्स एक्सिस की तरफ ही एक्स एक्सिस होगा, ये वाला होगा वाई एक्सिस। कौन होगा बेटा? वाई एक्सिस। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस तरफ है और जो करंट है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो आपको इसमें ट्रिक याद करनी है, सीधी सीधी वीवीआईपी लो। कौन सी? वीवीआईपी। वीआईपी मतलब जो वीआईपी लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम दिया जाता है, मतलब उनको ही अलग से ही डिफाइन उनको करा जा सकता है। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे, जो वोल्टेज के पास में होगा उसका हरदम रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज पास में कौन है बेटा? R3, देन R2, देन R1। इसका मतलब डायरेक्ट जो वोल्टेज के पास होगा, जो वीआईपी होगा, उसी की हम बात करेंगे वीआईपी की। किसकी बात करेंगे? वीआईपी की। तो हम वीआईपी की हरदम बात करा करेंगे। तो वोल्टेज पास कौन है? R3। इसका मतलब इसका सबसे रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? R3 का। देन किसका ज़्यादा होगा? देन R2 का। और देन लास्ट में किसका होगा? R1 का। किसका होगा? R1 का। कोई दिक्कत बेटा? तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R3 का। देन टॉकिंग अबाउट R1 का, तो इसका मतलब आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R3 का, देन होगा R2 का, देन होगा R1 का। कोई दिक्कत बेटा? ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता, आपको वीआई ग्राफ की जगह आपको आईवी ग्राफ दे देता, ये वीआई ग्राफ है, अगर आईवी ग्राफ दे देता तो क्या होता? देखो बेटा जरा गौर से, अगर आपको आईवी ग्राफ देता, क्या देता?
IV ग्राफ देता, अगर IV ग्राफ देता ये I हो जाता और ये आपका V हो जाता। और अगर इसी IV ग्राफ में आपको 3 रेजिस्टेंस दे देता, यही R1, दूसरा दे देता R2 और तीसरा दे देता R3, तब आप क्या करते? तब आप फिर वही ट्रिक लगाते। अभी MCQs के लिए केवल ट्रिक यूज़ करेंगे VVIP लोग, जो वोल्टेज के पास में होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाता R1 ग्रेटर देन R2 देन R3, ये ऑर्डर याद रहेगा बेटा। तो आपको इसमें डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करनी है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आपको सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रेजिस्टिविटी पे। देखो जरा गौर से बेटा, रेजिस्टेंस जो होता था, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे डायरेक्टली, एरिया पे इनवर्सली, और डिपेंड करता था टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, और डिपेंड करता था मटेरियल मीडियम पे। डिपेंड करता था मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता था। ये रेजिस्टेंस के फैक्टर हैं, ये रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर हम बात रेजिस्टिविटी की करेंगे, किसकी करेंगे? रेजिस्टिविटी की। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो केवल और केवल आपकी डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल मीडियम पे। डिपेंड ओनली अपॉन मटेरियल मीडियम। ये शेप पे, आपके साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ना शेप पे डिपेंड करती है और ना ही आपके साइज पर डिपेंड करती है, केवल डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम पे। रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? रेजिस्टिविटी की। तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो केवल डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम पे, इस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि इनमें रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज, मतलब इन चार ऑप्शन में आपको चारों पॉइंट दे रखे, इनमें किस पॉइंट के फैक्टर चेंज करने पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा? रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल मीडियम के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती है। मतलब कुल मिलाकर आप सिंपल से ऐसा समझें, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन रीड करने जाएंगे हम। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मटेरियल इज चेंज। मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज कर दोगे, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी शेप ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज। अगर आप शेप चेंज कर देते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली सीधा सी हो जाएगा। शेप और साइज चेंज करने पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन, जरा रीड करें बेटा अच्छे से क्वेश्चन को। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट ड्रॉन कर रहा है, वोल्टेज कितना है? 220। क्या पूछ रहा है आपसे? रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको करंट दे रखा है, मतलब आई दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? आई को क्या दे रखा है? आई आपको दे रखा है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। वोल्टेज दे रखा है आपको कितना बेटा? 220 वोल्ट। और IV का रिलेशन देता हो, रेजिस्टेंस पूछे तो डायरेक्टली वहाँ पर ओम्स लॉ की बात करते। किस बात करते बेटा? ओम्स लॉ की बात करते। ओम्स लॉ कहता है V = I R। तो यहाँ से जब आप R निकालेंगे तो R आ जाएगा बेटा V/I। V की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। V की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? यहाँ पर जब R निकालेंगे, बेटा तो R हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज कितना है? 220। वोल्टेज 220 है, करंट कितनी है? 4। आप कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। इसका मतलब आंसर आपके आ गया 55। कितना है बेटा? 55। अगर आप 55 चेक करने जाएंगे तो ऑप्शन आपका बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी वाला। तो बी वाला इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जरा गौर से पढ़ें। बहुत फिर से रेजिस्टिविटी पर क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टिविटी पे सवाल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं हमारे। अगर इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी? मैंने आपसे फिर कहा कि आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा वो गौर से देखिए, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल डिपेंड करेगी उसके नेचर पे, मटेरियल मीडियम की। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टिविटी पे सवाल बनते हैं, और बार बार आपको उसी के सवाल आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आराम से आप रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। बहुत टाइम दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ढंग से क्वेश्चन को करिए, समझ में आपको आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, लेंथ कितनी है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस आर है। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ दिया हो तो रेजिस्टिविटी का आपका एक रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन लीजिए, आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए था, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अनदर कंडक्टर, कोई दूसरा कंडक्टर है, मतलब न्यू कंडक्टर है, जिसका लेंथ कितना है, 2L है। तो मैं तो थोड़ा दूसरे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसका लेंथ कितना है, 2L है, रेजिस्टेंस आर है, मतलब सेम है पहले जैसा। तो आपसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है। तो अगर मैं कहूँ इसमें क्या पूछ रहा है, जो न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस का मान लीजिए रेजिस्टेंस कुछ आर डैश मान लीजिए, कितना मान लीजिए, आर डैश। तो आर डैश जो होगा वो आर के बराबर, उसको चेंज नहीं करा, पहले के बराबर रखा हुआ है। उसका जो लेंथ है, जो एल डैश होगा, उसको इन्होंने बोला है वो 2L के बराबर, पहले वाले के डबल के बराबर है, कोई दिक्कत है बेटा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आपसे ए डैश पूछा है, क्या पूछा है आपसे, ए डैश पूछा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। तो अगर इस वाले फॉर्मूले के लिए हम लोग नए वाले रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है आर डैश, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे चेंज करने चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रो एल डैश अपॉन ए डैश। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। अगर हम आर डैश को आर रख देंगे, रो तो चेंज होगा नहीं, एल डैश को 2L लिख देंगे, तो क्या मैं ए डैश निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सॉरी, एल डैश को क्या रखा है मैंने, एल डैश को 2L रखा है, ठीक है, और ए डैश हमको निकालना है। तो देखो जरा गौर से बेटा, अगर मैं आर डैश की जगह रो लेंथ अपॉन एरिया रख दूंगा यहाँ पर, इसकी जगह पर, समझिए जरा बेटा, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूँ, इसकी जगह पर ये पहली इक्वेशन उठा पुट कर दूँ, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बनेगा जरा गौर से देखना, वो क्या बनेगा, जो बनेगा रो लेंथ अपॉन एरिया बराबर, और इधर क्या दिया है, रो एल डैश 2L दिया था, 2L अपॉन एरिया ए डैश आया है। जरा काटे, रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से ए डैश को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए को इधर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो जो ए डैश आ जाएगा वो 2A आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2A। इसका मतलब जो नया एरिया आएगा वो पहले वाले के डबल आ जाएगा। जरा ऑप्शन मैच करने चले, ऑप्शन मैच करने चले तो मेरा सी वाला ऑप्शन आ रहा है। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से समझते चले, मैं बारीक से आपको एक पॉइंट समझाता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसको आराम से नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल पूछ सकते हो बेहिचक। देन वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जरा गौर से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें पहले आप जब रीड करेंगे क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको कट कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, और कट करके उसको हम बंडल बना रहे हैं साइड बाय साइड। तो आपसे कह रहे हैं हमसे क्या करिए, इस क्वेश्चन का नया रेजिस्टेंस बंडल का बताइए। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, मैं 2 मेथड से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं, कहानी क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा देखिए जरा गौर से तो आपको समझ में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट या फिर से कह रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस आर है, इस तरीके मान लीजिए, कह रहा है इसको 4 पार्ट्स में कट कर दीजिए, 1 2 3 और 4 पार्ट में कट दीजिए। तो अगर आप रेजिस्टेंस आर को 4 पार्ट में कट करने जाएँ तो मेथड नंबर 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी पीछे करके आया हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर लेंथ अगर पूरे की एल मान लें, पूरे की एल मान लें, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा L/4, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4, और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4 हो जाएगी। इसका मतलब 4 लेंथ L/4 के हो जाएंगे। तो आप अगर पहले वाले का कट करने के पहले का कंडीशन निकालोगे तो देखोगे R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया लगा सकते हो, रो लेंथ अपॉन एरिया इक्वेशन फर्स्ट लगा सकते हो। आफ्टर कट करने के बाद, अच्छा इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है
कि इनको बंडल बनाना है साइड बाय साइड। तो बंडल बनाने का मतलब इनको आपको इस तरीके से एक के साथ एक जोड़ देने हैं। तो जब पहले एल लेंथ थी, अब क्या हो गई, L/4 लेंथ हो गई। पहले एक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, अब ये 4 वायर हो गए, तो 4 का एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4A। कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कट करने की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर कट करने की बात कर रहा हूँ। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो R डैश, जो कि बराबर होगा रो L डैश अपॉन A डैश। पीछे वाले कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो R डैश हमारा आएगा वो R डैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, रो तो सेम रहेगी, स्टडी सेम रहेगी, L डैश L/4 हो गया है, इंटू एरिया 4A हो गया, तो इंटू 4A लिख दिया। तो जो R डैश आ गया बेटा वो कितना आ गया, 4 चौको 16, तो 1/16 रो L/A आ गया। क्या पहले इक्वेशन से रो L/L को R लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं R लिख दूँ, कोई दिक्कत। तो जो R डैश नया बन जाएगा वो 1/16 इंटू R बन जाएगा। तो कितना आ गया, R डैश जो नया रेजिस्टेंस आया है वो 1/16 1/16 इंटू पहले वाले के R टाइम आया है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप बहुत बारीकी से अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन मैच करने चलें तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है बेटा डी वाला। कौन सा आ रहा है, डी वाला इज अ करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत बेटा। लेकिन अगर मेथड 2 यूज़ करना चाहो तो मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 कहता है, यही देख लेते हैं। अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 4 पार्ट में कट कर रहे हो, तो अगर इक्वल पार्ट में करो रेजिस्टेंस भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, R/4 और R/4 इंटू R/4। कोई दिक्कत बेटा। मेथड नंबर दूसरा है, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो R/R4 कनेक्ट कर लोगे, और अगर पैरेलल कनेक्ट करने हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ये इसको नाम दे दें R1। जरा गौर देखिए बेटा, तो पहले फॉर्मूला होता है 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। और ये सभी R1 R2 R3, इसको आप R1 मान लीजिए, इस वाले को R1, ये R2, ये R3 और R4, ये सभी सेम है, तो आप उठाकर डायरेक्टली पुट कर सकते हो। जरा गौर देखो इधर, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4, डायरेक्ट मैं 16 लिख दे रहा हूँ, कितना 16/R। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा जो R पैरेलल आ जाएगा वो 1/16 इंटू R आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो बेटर लगे बेटा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैक करके आप देख सकते हो, जो डाउट आप कमेंट सेक्शन में से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पे चलें। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है जो ऊपर वाले मैंने बताया है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि, जरा रीड कर ले पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि वायर आर है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो और उनको पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। उनका जो आएगा पहले कनेक्ट करने R डैश आएगा, और आपको R/R डैश का रेशियो बताना है, R/R डैश का रेशियो बनाना है। जरा गौर से बेटा ध्यान दें। तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ, मैं वही करने वाला हूँ, एक वायर बनाने वाला हूँ इस तरीके से, 5 पार्ट में कट करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5। इन सब का जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका भी R/5 हो जाएगा, 5 पार्ट में कट रहा हूँ, इसका भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। अब इनको कनेक्ट कर लो पैरेलल में, और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे जो इक्विवेलेंट आएगा उसको R डैश बोला हुआ है,
तो वी यूज़ द फॉर्मूला 1/r डैश, मतलब पैरेलल के लिए r डैश बोला हुआ इन्होंने, 1/r1 यूज़ करेंगे तो आपका ये हो जाएगा r1, इसको r1 दे दीजिए, ये r2, ये r3 और ये वाला r4, ये वाला r5 सभी सेम है, तो लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूँ 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5। इस सवाई ऊपर चले जाएंगे तो जो नया इक्विवेलेंट आएगा r डैश आ जाएगा वो 25/r हो जाएगा। तुमसे पूछा है r/r डैश रेशियो, इसका मतलब आप क्या करिए, ये r का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा r डैश, सॉरी r डैश नहीं, आपको जो नया इक्विवेलेंट आएगा r/r डैश, क्योंकि आपने r का मल्टीप्लाई इधर करा है तो r/r डैश आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो जरा गौर से देखें, ऑप्शन पे चलें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। डायरेक्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने हर टॉपिक से सवाल उठाए हैं, ये तो पावर पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पावर के सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर के पास आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला होता है I²R, दूसरा फॉर्मूला होता है V²/R, तीसरा फॉर्मूला होता है VI। कितना होता है बेटा, VI। ये 3 आपके पास फॉर्मूले होते हैं। पहले तो इन फॉर्मूले को रट डालिए, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो 3 फॉर्मूले अगर देखेंगे तो कह रहा है कौन सा इसमें पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जरा गौर से ध्यान दें, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक पावर को। तो पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ये मैच कर रहा है। हमसे पूछा कौन सा मैच नहीं कर रहा है। दूसरा मैच कर रहा है क्या, नहीं। I² होता है, IR² नहीं होता, इसका मतलब जो नहीं करेक्ट है वही टिक करना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आपको मेनली फंडा गया, आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, पावर पे ही क्वेश्चन है, वॉट वैल्यू पे दिया है क्वेश्चन को रीड करेंगे आप। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट रेटेड करता है, तब आपका जो 100 वाट का बल्ब पावर कंज्यूम करता है। तो कह रहा है जब 110 वोल्ट देंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, तब कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो यू नो दैट कि आपको जब पता है कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास 3 है। पहला फॉर्मूला I² है, करंट की बात कर नहीं रहा है तो नहीं लेना है। तो पावर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है V²/R। पहला करंट पर बात कर रहा हूँ, तीसरा भी करंट पर बात कर रहा है, तो दूसरे और तीसरे फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे हम, तो दूसरे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, पावर इक्वल टू V²/R यूज़ करेंगे। अब जरा गौर से ध्यान दें, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट में पावर वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है 100, पावर यूज़ कर रहे हैं हम 100, तो 100 बराबर वोल्टेज 220 है, 220 का स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से R निकाल लेंगे तो R बेटा कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 100, 220 का स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? देन वी अगेन हम कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला 110 हम जब वॉट ऑफ वोल्टेज ऑपरेट करेंगे तो पावर कितना होगा। अगेन वी यूज फॉर्मूला। तो मान लीजिए जो दोबारा से पावर जब ऑपरेट करेंगे तो नया जो पावर आएगा वो P डैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नया जो पावर आ जाएगा P डैश, कितना आएगा बेटा, P डैश मान लिया, ठीक है। वो V डैश ₹² होगा। क्या होगा, V डैश ₹। तो जो P डैश आ जाएगा, जो वोल्टेज नया है वो 110 है, तो 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस सेम रहेगा जो कि इतना आया है, कितना 220 का स्क्वायर इंट अपॉन 100 था, तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से में अंदर कट जाएगा, एक 0 से 0 गया, 11 दूनी 22, कितना आ गया 1/4। तो P डैश आ जाएगा 1/4 गुणते 100, 25 को कितना आ गया 100। तो पावर जो नया आ जाएगा वो आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा
25। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, नया जो पावर ऑपरेट होगा 110 वोल्ट पे, वो 25 होगा। कितना होगा बेटा? 25। तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें बेटा? इसमें हमारा करेक्ट होगा 25, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो आपने देखा किस तरीके से हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलेंगे, साथ ही साथ वो सारे कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, तो पूरा का पूरा एमसीक्यूज भी हमारे क्लियर होंगे और साथ में पूरा थ्योरी पोर्शन भी हम क्लियर करते चलेंगे। अब ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक करिए, जिससे कि हम और वीडियोस आपको लेकर के आएँ और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जीक्यूट करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिले हमारे लेक्चर से इस चैनल पे आने के बाद। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक।